नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं ये पश्चिम एशिया संकट से जुड़ता है और ये जो संकट है ये लंबे समय से देखें तो चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। पश्चिम एशिया संकट पे ईरान की जो ब्रिक्स वाली शर्त है वो अब भारत के लिए देखें तो एक तरह से नासूर बनती जा रही है, कांटा बन गई है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि भारत के लिए देखें तो ये जो शर्त है वो एक बड़ी टेंशन वाली हो चुकी है। तो इस मुद्दे पर बात करेंगे, इससे जुड़ी भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। पश्चिम एशिया संकट पर ईरान का जो कहा जा रहा है कि ब्रिक्स वाली जो शर्त है ये भारत के लिए बहुत कठिन स्थिति उत्पन्न कर चुकी है और भारत के लिए देखें तो बड़ी टेंशन है। क्यों हम कह रहे हैं उस पर डिटेल से आएंगे क्योंकि ब्रिक्स की जो बिसात है भारत के लिए एक संतुलित कूटनीति बनाने के लिए देखें तो बड़ा ही मुश्किल समय दिख रहा है क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़ता हुआ जो तनाव है उस तनाव के बीच में ईरान ने ब्रिक्स के देशों से एकजुटता दिखाने के लिए कथित सैन्य हमलों की निंदा करने की मांग की। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में ब्रिक्स में कई सारे सदस्य जुड़े हैं और उन सदस्यों में ये भी शामिल है और इसी कारण से अब ये कह रहा है कि जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं वो उसके साथ खड़े हों। अमेरिका इजराइल के द्वारा जो भी जंग की जा रही है उसकी खुले मंच पे निंदा करे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास जो अगासी हैं और भारत के जो विदेश मंत्री कह सकते हैं कि है एस जयशंकर हैं, उनके बीच में कई दौरों की बातचीत हो चुकी है। ये मुद्दा इसलिए संवेदनशील है क्योंकि ब्रिक्स की जो वर्तमान अध्यक्षता है वो भारत के पास है। आप सभी जानते होंगे कि अब आगामी ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है वो भारत करने जा रहा है, मेजबान है और संगठन में कई सारे जो सदस्य हैं वो क्षेत्रीय तनाव से सीधे जुड़े हुए हैं। जैसे देखिए ईरान जुड़ा हुआ है, सऊदी अरब जुड़े हुआ है और इसके साथ कई सारे देश देखें जो खाड़ी के देश हैं वो क्या है वो ब्रिक्स से जुड़े हुए। तो इस समय भारत के लिए जो चुनौती है वो बड़ी कठिन हो गई है। तो इस कारण से देखें तो ये स्थिति इस समय खास तौर पे चर्चा में है। पश्चिम एशिया के अगर हम संकट की पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो जो वेस्ट एशिया में जो भी क्राइसिस है, जो संकट है, इसमें जारी जो संघर्ष है, इसका असर भारत पर भी स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। चाहे वो संसाधन संकट के स्तर पे हो, चाहे वो पर्यावरण संकट के स्तर पे हो और मिडिल ईस्ट के सभी देशों के साथ भारत का जो भी डिप्लोमेटिक बातचीत है, जो कूटनीतिक वार्ता है वो जारी है। ईरान इजराइल संघर्ष शुरू होने के 2 सप्ताह बाद भारत और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन विदेश मंत्रियों की चौथी बार बात हुई है। इसमें तेहरान ने बढ़ते हुए संकट पे ब्रिक्स से एकजुटता करने की मांग की है। तो लगातार आप देखेंगे कि ये जो मांग है ये लगातार बढ़ते जा रही है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरुवार को देखें, अभी हाल ही में गुरुवार को ईरानी राष्ट्रपति जो पजेश्कियन है उनसे बातचीत हुई। वर्तमान में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और ईरान के इस बयान से निश्चित तौर पे भारत की टेंशन बढ़नी लाजमी है क्योंकि मौजूदा संकट पे संयुक्त जो बयान कह सकते हैं जारी करना है वो बड़ा ही चुनौतीपूर्ण है। ब्रिक्स के 3 जो सदस्य हैं ईरान, यूएई और सऊदी अरब सीधे इस क्षेत्रीय तनाव से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक तो चुनौती है कि ईरान के पक्ष में खुले स्तर पे इस तरह के जो इजराइल, अमेरिका या खाड़ी जो देश हैं इनके गुट की निंदा की जाए, या फिर भारत के लिए है कि इजराइल या फिर सऊदी अरब या यूएई के साथ जो खड़ा होने की बात है उसको भारत कैसे साधता है। तो संकट का समय है और इस समय ईरान के ब्रिक्स से एकजुटता की जो मांग है इससे भारत परेशान है और पश्चिम जो एशिया का संकट है इसका भारत पे भी प्रभाव अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। जैसे कि पहले ही कई सारे सेशन हमने लिया है, जो एनर्जी सिक्योरिटी है, भारतीय प्रवासियों का जो मसला है, समुद्री जो व्यापारिक मार्ग से जुड़े हुए जो संसाधन क्राइसिस है, सप्लाई चेन है वो ब्रेक हो चुकी है। सबसे बड़ा जो असर है वो एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर देखने को मिल रहा है। भारत अपने तेल और जो भी जरूरत है उसका बड़ा जो हिस्सा है वो पश्चिम एशिया खाड़ी देशों से प्राप्त करता है। तो ऊर्जा संकट बढ़ने पर तेल की जो कीमतें हैं और जो भी सप्लाई है वो चेन प्रभावित हो सकती है। दूसरा जो प्रवासी भारतीयों का मसला है कि पश्चिम एशिया में लगभग 1 करोड़ से अधिक भारतीय काम करते हैं, एक बड़ा रेमिटेंस भारत को आता है। तो युद्ध और अस्थिरता होने पर उनकी सुरक्षा
एक बड़ी चिंता है। और ट्रेड रूट के संदर्भ में आप देखेंगे कि जो भी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, बाबल मंदेब है, रेड सी है, इन क्षेत्रों में जो वैश्विक तनाव है उसका सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा और व्यापार पे पड़ रहा है। और इस कारण से आप देखेंगे जो रीजनल एक तरह से जो बैलेंस है, जिसमें भारत के साथ जो संबंध है, ईरान, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, इनके साथ भारत के संबंध बेहतर है। इसीलिए भारत को एक संतुलित जो कूटनीति है वो अपनाने की बात की जा रही है। दूसरी बात देखिए कि जो ब्रिक्स का विस्तार है, आप देखे होंगे कि पहले ब्रिक था, 4 देश थे, फिर क्या हुआ, ब्रिक्स हुआ, और अब धीरे धीरे इसका विस्तार हो रहा है। मूल उद्देश्य यही है कि पश्चिम की जो संस्थाएं, उनका विकल्प और ग्लोबल जो साउथ है उसकी जो आवाज़ है, अब उसके लिए एक ऐसा बड़ा मंच हो जिसकी धधक पूरे दुनिया में पड़े। तो वर्तमान वास्तविकता यह है कि क्षेत्रीय जो प्रतिद्वंदी है उनके लिए एक मंच पे आने की अब बात की जा रही है। और यहाँ पर देखेंगे जो भी भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने रूसी विदेश मंत्री से भी बात की। भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, उन्होंने अपने समकक्ष रूसी जो विदेश मंत्री हैं उनसे फ़ोन पर बात की। और ऐसा माना जाता है कि ब्रिक्स सदस्यों के देशों, जो भी ब्रिक्स सदस्य देश हैं, उनके हितों में कहीं न कहीं हितों को ध्यान रखते हुए एक संतुलित और सभी के लिए जो स्वीकार्य बयान है वो तैयार करने के लिए प्रारंभिक स्तर पर बातचीत हो रही है कि ठीक है, उनकी जो डिमांड रखी गई है, जो भी ईरान है या बाकी जो देश हैं, कि ठीक है, जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं उनको एक अपना साझा जो बयान है, जो आलोचना है वो रखनी चाहिए। अब इस आलोचना को कैसे संतुलित स्तर पर रखा जाए, इसको देखते हुए भारत के विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री से बात की है। तो एक तरह से ब्रिक्स जो प्लस अब बन चुका है, तो यहाँ पर एक जो साझा बयान जारी करने की बात की जा रही है, इसको लेकर बड़ी कठिनाइयाँ हैं। भारत के सामने दुविधाएं हैं, रूस के सामने दुविधाएं हैं, चीन के सामने दुविधाएं हैं। क्या है, देश की बात करेंगे, अगर ईरान की बात करें तो ईरान का जो हित है कि पश्चिम का जो प्रतिबंध है उसका विरोध हो, सैन्य जो आक्रमण हो रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इजराइल हो, उनका जो समर्थन है वो खाड़ी देशों का है, उसका विरोध हो। और टकराव यहाँ पर देखने को मिला है कि अमेरिकी समर्थित जो भी देश हैं, जैसे खाड़ी देश, इजराइल, और जो क्षेत्रीय सुन्नी शक्तियां हैं उनके साथ सीधा छद्म युद्ध है। सऊदी अरब की बात करें तो उसके हित की बात करें तो क्षेत्रीय जो स्थिरता है, अमेरिकी सुरक्षा जो उसके लिए छतरी है, आर्थिक जो विविधीकरण है, और जो टकराव है कि ईरान के साथ उनके क्षेत्रीय जो प्रभाव है उनको लेकर टकराहट है। यूएई की बात करें तो व्यापारिक केंद्र की जो सुरक्षा है, इजराइल के साथ जो संबंध है, जो अब्राहम एकार्ड्स है, और जो भी टकराव है कि ईरान के साथ जो भी मिलिशिया है उससे व्यापारिक जो खतरा है। ओवरऑल देखेंगे ईरान, सऊदी अरब, यूएई के जो क्षेत्रीय तनाव है उसमें शामिल होने के कारण ब्रिक्स के भीतर एक तरफा जो निंदा प्रस्ताव है वो पारित करना कूटनीतिक रूप से असंभव हो चुका है। तो जहां संघाई जो सहयोग है उसकी अगर बात करेंगे, क्योंकि भारत के पास इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता है, तो जो एससीओ है, एससीओ की ओर से ईरान पर सैन्य हमलों की जो निंदा है वो करना अपेक्षाकृत आसान था। वहीं ब्रिक्स के लिए एक साझा जो रुख है वो तय करना अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील और जटिल प्रक्रिया हो सकती है। तो इस साल के अंत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होना प्रस्तावित है, और इस कारण से देखेंगे तो भारत के सामने जो है वो चुनौती बड़ी हो चुकी है, क्योंकि ब्रिक्स का विस्तार लगातार हुआ है। वर्तमान जो सदस्य थे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और नए जो सदस्य बने ईरान, सऊदी अरब, उसमें यूनाइटेड अरब अमीरात बना, इजिप्ट बना, इथोपिया बना। तो ये समस्या ये है कि इन देशों के जो हित है वो आपस में टकरा रहे हैं, क्योंकि ईरान बनाम जो सऊदी अरब का मसला है, ईरान बनाम जो अमेरिकी समर्थित देश है, इसलिए ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स के लिए देखेंगे तो एक साझा जो बयान है वो जारी करना बहुत ही कठिन है। और भारत की जो भी कूटनीतिक जो दुविधा है वो इस समय सबके सामने आ चुकी है। चाहे वो ईरान को लेकर ऊर्जा सहयोग का जो ऐतिहासिक भागीदार है भारत के साथ, जो चाबहार पोर्ट की जो परियोजना से जुड़ा हुआ है, इजराइल के साथ देखेंगे तो महत्वपूर्ण जो रक्षा प्रौद्योगिकी है उसमें वो शेयरिंग है, कृषि, तकनीक, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा अहम रणनीति का साझेदार है। और खाड़ी देशों के साथ, जैसे खासतौर पे सऊदी अरब और यूएई की बात करेंगे तो भारत के जो भी ऊर्जा आयात है उसका सबसे बड़ा सोर्स है। 80 लाख से अधिक जो श्रमिक है, 1 करोड़ कहा जाता है कि जो श्रमिक हैं वो इन क्षेत्रों में रहते हैं, उनसे एक बड़ी जो रिमिटेंस है वो भारत को प्राप्त होती है। तो इसी कारण से देखें तो भारत के लिए जो दुविधा है वो लगातार क्या हो रही है, वो बढ़ती जा रही है। भारत के पश्चिम एशिया में लगभग सभी प्रमुख देशों से अच्छे संबंध हैं, जैसे ईरान से ऊर्जा पर अच्छा सहयोग है, इजराइल के साथ विभिन्न तकनीक सुरक्षा से जुड़े हुए जो एग्रीमेंट है वो है, खाड़ी देशों से बेहतर संबंध है। लेकिन इस कारण से देखें तो स्थिति क्या होती
जा रही है, बहुत दुविधापूर्ण होती गई है। ईरान ने इस पूरे मसले पे क्या कहा है, तो तेहरान की ओर से जारी जो भी फ़ोन कॉल्स हैं उसके विवरण के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ईरान के जो विदेश मंत्री अब्बास अरागची हैं, उन्होंने जयशंकर जो है अपने देश के विदेश मंत्री, उनके साथ खास तौर पे बात की। अमेरिका और इजराइल के कथित हमलों के बाद उनकी ताज़ा स्थिति और उसके क्षेत्रीय और वैश्विक जो प्रभाव है उनकी जानकारी दी। उन्होंने आत्मरक्षा में अपने वैध अधिकार का प्रयोग करने के ईरान के दृढ़ संकल्प पर भी बल दिया। अरागची जो है उन्होंने जयशंकर से अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो संगठन है उन संगठनों से देश के विरुद्ध जो भी सैन्य आक्रामकता है उसकी निंदा करने का आह्वान किया और वैश्विक जो स्थिरता है उसमें ब्रिक्स देशों के जो महत्व है उस पर भी जोर दिया। जयशंकर ने अपने गुरुवार रात हुई उनकी जो बात हुई थी उसकी भी पुष्टि की। तो इस कारण से देखें तो ये जो मसला है ये गंभीर होते जा रहा है। दूसरी बात देखें, अगर डिप्लोमेटिक स्तर पे जो भी तेहरान है, रूस है और देखें बाकी जो मेंबर्स हैं उनके बीच में जो स्थिति है वो बड़ी ही गंभीर होती जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो भी मोदी हैं, राष्ट्रपति पजेश्कियन से वार्ता उनकी हुई है तनाव कम करने को लेकर, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर, और जो विदेश मंत्री हैं उनके स्तर पे देखें तो जो भी ब्रिक्स की भूमिका है उस पर विचार विमर्श चल रहा है। दूसरी तरफ देखेंगे जयशंकर ने मॉस्को के विदेश मंत्री जो रूस के हैं उनसे बात की और इस कारण से भारत का यहाँ पर एक अपना कह सकते हैं क्लैरिफिकेशन है, स्पष्ट संदेश है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, उसका समाधान सिर्फ डायलॉग है, संवाद है, बातचीत है और कूटनीतिक स्तर पे ही उसका समाधान हो सकता है। और इसी स्तर पे पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से भी बातचीत की है। नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत करते हुए बहुत सारी बातें कही। भारत ने संवाद और कूटनीतिक स्तर पे बातचीत करने की बात की, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की प्राथमिकता को रखा, ऊर्जा और व्यापारिक जो मार्ग हैं उनकी सुरक्षा जैसे हार्मुज जो स्टेट है उसकी चर्चा की। तो एक संतुलित जो कूटनीति है वो भारत के तरफ से अपनाई जा रही है। और यहाँ पर जो भी कह सकते हैं कि भारत की भूमिका है, अगर उसकी हम बात करें तो एक तरफ पश्चिमी जो ध्रुव है वो है, एक तरफ यूरेशियन ध्रुव है। पश्चिमी ध्रुव में इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी है, अमेरिका के साथ इंडो पैसिफिक सुरक्षा जुड़े हुए हैं। तो दूसरी तरफ यूरेशियन जो ध्रुव है, ईरान के साथ कनेक्टिविटी है, रूस के साथ ऐतिहासिक जो रक्षा संबंध है, ब्रिक्स एससीओ है। तो यहाँ पर भारत के लिए जो अपनी रणनीतिक स्वायत्तता है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बिना किसी गुट के उसमें शामिल हुए अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखते हुए भारत को निर्णय लेना है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि डी एस्केलेशन, चरम बयानों से बचते हुए पर्दे के पीछे से भारत को तनाव कम करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो उच्च स्तरीय वार्ता हो, बहुपक्षीय कूटनीति हो, शांतिपूर्ण जो समाधान है उसकी बात यहाँ पर भारत के तरफ से की गई है। अगर हम थोड़ा सा भारत के लिए थोड़ा सा अवसर की बात करें कि ये तो एक संकट है, संकट का अगर हम देखें तो संभावित जोखिम बनाम रणनीतिक अवसर है। संभावित जोखिम की अगर हम बात करेंगे तो जो रिस्क है कि ब्रिक्स में दरार हो सकती है, आंतरिक मतभेद के कारण जो भी संगठन है वो पंगु हो सकता है, कूटनीतिक दबाव देखने को मिल सकता है, एक तरफा अगर बयान जारी करने के लिए भारत पर भारी कूटनीतिक दबाव बन सकता है, आर्थिक झटके लग सकते हैं क्योंकि रीजनल जो वार होते हैं उनके छिड़ने से ऊर्जा संकट और सप्लाई चेन टूटने का एक डर रहता है। दूसरी तरफ देखिए भारत के लिए अवसर कैसे है, वैश्विक मध्यस्थता भारत कर सकता है। यहाँ पर सभी पक्षों के बीच में ईरान, इजराइल, अरब, रूस सीधे बात कर सकने में सक्षम है भारत और प्रमुख देशों के बीच में एक मध्यस्थता भी स्थापित करवा सकता है। ग्लोबल साउथ का नेतृत्व भारत कर सकता है, ब्रिक्स के मंच से विकासशील देशों की जो आवाज है उसको सुरक्षित और तटस्थ भारत रख सकता है। और बहुध्रुवी जो विश्व है कि मल्टीपोलर जो वर्ल्ड है, पश्चिम जो एकाधिकार है उसको चुनौती देते हुए एक स्थिर बहुपक्षीय जो विश्व व्यवस्था है उसको आकार देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो ये पूरा मसला है जिस पर हमने बात की। और भारत के लिए कुछ अवसर हैं, वैश्विक मध्यस्थता जो मैंने बताया, वैश्विक दक्षिण का जो नेतृत्व है ये करने की बात हमने की। और बहुध्रुवी जो विश्व व्यवस्था है, भारत मल्टीपोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको बढ़ावा देना चाहता है। तो ये पूरा मसला था जिस पर हमने बात की। ब्रिक्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि ब्रिक्स आखिर है क्या। तो ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है। ब्रिक्स का हर साल देखें तो एक तरह से मीटिंग होती है। ब्रिक्स का हर एक अक्षर एक देश का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे बी से ब्राजील हुआ, आर से रसिया हुआ, आई से इंडिया हुआ, सी से चाइना हुआ, एस से साउथ अफ्रीका हुआ। लेकिन अब इसके मेंबर्स का जो विस्तार है वो लगातार हो रहा है। धीरे धीरे देखेंगे इसके मेंबर्स बढ़ रहे हैं। जैसे हाल ही के समय में देखेंगे तो जो सदस्य हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, ईरान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, इजिप्ट, इथोपिया। उद्देश्य क्या है कि वैश्विक जो क्षेत्र है
उस स्तर पे कहा जा रहा है कि दक्षिण की जो आवाज़ है वो दुनिया में सुनी जाए, आर्थिक सहयोग बढ़ाएं, आपस में पश्चिम संस्थाओं का विकल्प बने। तो भारत के लिए एक अवसर है पश्चिम एशिया के मध्यस्थ की जो भूमिका निभाने के दृष्टिकोण से, वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करने के दृष्टिकोण से, ऊर्जा और व्यापार सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से। लेकिन संभावित जोखिम भी है कि ब्रिक्स में आंतरिक मतभेद न हो जाए, भारत पर कूटनीतिक दबाव न बढ़ जाए, जो भी क्षेत्रीय संघर्ष है वो बढ़ने पर ऊर्जा और जो भी व्यापारिक संकट है वो यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। तो इस तरह की जो बात है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पश्चिम एशिया का जो भी संकट है इसने इंडिया के सामने एक जटिल कूटनीतिक जो भी चुनौती है वो खड़ी कर दी है। एक और उसे ब्रिक्स के भीतर संतुलन बनाए रखना है, तो दूसरी ओर अपने ऊर्जा, व्यापार और जो भी प्रवासी हित हैं उनकी सुरक्षा भी करनी है। इसीलिए भारत संतुलित, बहुपक्षीय और संवाद आधारित जो कूटनीति है वो अपनाते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की दिशा में प्रयास कर रहा है। तो ये पूरा मुद्दा था और भारत के सामने कठिन चुनौती है। अब देखने वाली बात है कि भारत के जो प्रयास हैं, भारत कैसे संतुलित रणनीति अपनाते हुए इस पर पहल करता है। ये तो समय बताएगा, इसका क्या रिजल्ट होता है वो भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।